आप मेरे परिवार की मदद कीजिए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस दुःख की घड़ी में मेरा साथ दीजिए। मेरे परिवार को, मेरे छोटे बच्चों को कोविड-19 के टेस्ट की ज़रूरत है। मैं और कितने चक्कर नहीं लगा सकता। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। द वायर की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज आशीष मौजूद हैं। आशीष खुद एक जर्नलिस्ट हैं और इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनके परिवार में उनके पिता और उनके भाई की जो कोरोना रिपोर्ट है वो अब तक पॉजिटिव आ चुकी है, लेकिन ये जो जर्नी रही उनका टेस्ट कराने से लेकर के उनकी रिपोर्ट और उसके बाद में परिवार में और लोगों के जो लक्षण दिखे और उसके बाद जो स्वास्थ्य व्यवस्था तक इन्होंने पहुंचने की कोशिश की, अस्पतालों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए था या फिर अस्पतालों से जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए था, उसमें जगह जगह पे इनकी कहानी ये जो बता रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कई लूप होल्स हैं। कई जो दावे किए जा रहे हैं लगातार कोरोना पेशेंट्स को लेकर के और जो उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था अवेलेबल है उसको लेकर के ये जो पूरी कहानी है आशीष की, उनमें से कई दावों की पोल खोलती है। तो सबसे पहले आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक हफ्ते से ये पूरी क्या कहानी रही है? आपके फादर की तबीयत खराब होनी शुरू हुई और उसके बाद परिवार के और लोगों में भी कुछ लक्षण दिखे, तो पहले ये पूरी घटना बताइए कि कैसे क्या हुआ? देखिए, ये कहानी तकरीबन 8 दिन पुरानी है। पूरी व्यवस्था कैसे एकदम ये बिल्कुल अपने अंत पर आ गई, ये आप समझिए। मैं बतौर नागरिक आपसे इस पर बात कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरी मदर है, मेरे पिताजी हैं, मेरा भाई है छोटा, मेरे 2 बच्चे हैं, एक की उम्र है 9 महीने और एक है 3 साल का, और मेरी वाइफ है। ये मेरे परिवार की जो स्थिति है, अभी बीते तकरीबन 8 दिन पहले मेरे भाई को और मेरे फादर को एक-एक दिन छोड़ के फीवर आया। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया, उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने प्राथमिक उपचार के लिए उन्होंने कहा कि आप पैरासिटामोल 600 एमजी लीजिए, इससे आप हो सकता है ठीक हो जाए। हमने लिया और वो धीरे-धीरे करके वो दवाइयों का असर हुआ और वो थोड़ा ठीक भी हुए। लेकिन हमने देखा कि ये बुखार और तेज़ हो रहा था, यानी जो बुखार 100-101 के पास था, वो 102 भी पार करता हुआ दिखा। हमने पापा की पट्टियाँ की और जब हमने देखा कि वो लगातार बुखार बढ़ रहा है, उसमें उसमें कभी वो 102 हो रहा है, कभी 101 हो रहा है, तो मैंने अपने फादर को बोला कि आप मेरे भाई के साथ, जिसका नाम रोहित है, जो अभी कोरोना पॉजिटिव है, मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, बाइक पे इसके साथ चले जाइए और वहाँ पर जाके कोविड-19 का टेस्ट कराइए। क्योंकि हम लोग जिस लोगों के उससे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जो हमको पता था वो ये था कि आपके नियर अबाउट कोई सरकारी अस्पताल हो जो कोविड डेडिकेटेड हो, वहाँ पर टेस्ट भी बहुत ईज़िली होते हैं। ये हम अब तक खबरों के इस पूरे चक्र में हम समझ रहे थे। मैंने अपने पिताजी को और अपने भाई को वहाँ पर भेजा। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ एक बहुत लंबा एक प्रोसेस है, एक बहुत लंबी लाइन है, उसमें उसमें पहले जो स्टेप 1 ये होता है कि आप पहले डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं। यानी आप हैं या आप उनके साथ में हैं, आपको उस लाइन का एक हिस्सा बनना पड़ेगा। ये उस वक़्त की बात बता रहा हूँ जब मेरे पिता को तकरीबन 102 बुखार था और वो लाइन में लगे हुए थे और वो हाँफ रहे थे। तो ये जो पूरी स्थिति थी वो ख़ैर वो लाइन में भी लगे, उन्होंने सारे प्रोसेस को फ़ॉलो भी किया। जब उनका नंबर आता तो उससे पीछे उससे वहीं पर अब जो अस्पताल के कुछ अधिकारी किस्म के लोग थे, उन्होंने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे फादर ने बोला मुझे बुखार आता है और मुझे ना कोविड-19 का टेस्ट करना है। मुझे लग रहा है कि मैं शायद संक्रमित हो गया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आपके घर से कोई किसी बाहर से बंदे से आपके न कोई टूरिस्ट बाहर गए हैं, आपने कुछ किया है फलाना-फलाना सब सवाल पूछे। पापा ने बोला नहीं मेरा मेरा जो बेटा है वही जर्नलिस्ट है और वही जाता है, हम 45 डेज़ से कहीं नहीं गए। उन्होंने बोला आप तो आप लाइन से बाहर लगातार इस दौरान नौकरी पे जा रहे थे आशीष? जी, मैं ही हूँ वो शख्स जो मतलब मैं लगातार नौकरी जा रहा था और हमारे एहतियातन तौर पर हम लोग जो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं या फिर दिल्ली सरकार की जो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे थे और लेकिन मैं ऑफ़िस जा रहा था। नो डाउटली मैं ऑफ़िस जा रहा था और अपना काम कर रहा था। ठीक है? अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आप लाइन से बाहर आ जाइए, आप दूसरे वार्ड में चले जाइए, आप क्योंकि यहाँ पर टेस्ट नहीं होते। ये जो लाइन है ये जो पूरी लाइन है, ये जो वार्ड है, ये कोरोना पॉज़िटिव लोगों का है। यानी मेरे फादर वहाँ तक पहुँचे, जो पहला स्टेप जो था वो दरअसल पहला स्टेप था ही नहीं, वो कोरोना पॉजिटिव की लाइन थी जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यानी वो वाला वार्ड था जो कोरोना पॉजिटिव थे। आप जब इमरजेंसी के गेट से जब आप इमरजेंसी वाले गेट से घुसेंगे जीटीबी हॉस्पिटल के लिए तो आपको जो पहला जो वार्ड है, जो जहाँ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर 2 लोग
मिलेंगे आमतौर पर आपको। और जब उसके बाद जब मैं गया तो मुझे कोई नहीं मिला था। खैर मेरे फादर को मिले थे और वो कोरोना पॉजिटिव लोग थे। खैर मेरे फादर तो वो लेकिन मेरे इस बात फादर की जानकारी देने के लिए वहां पे कोई नहीं था कि जी ये बिल्कुल कोरोना पॉजिटिव वार्ड है या लाइन है? जी, बिल्कुल भी कोई नहीं था। वहाँ पर एक छोटा-सा साइड में एक बोर्ड लगा रखा है उन्होंने, ठीक है? वो छुपा हुआ है पेड़-पौधों से, अभी भी छुपा हुआ है। अभी भी स्थिति अब तो स्थिति और ज़्यादा खराब है वहाँ पर। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ, जो नियर अबाउट पड़ता है, जो कोविड को डेडिकेटेड किया गया है। केजरीवाल साहब का कहना है कि वो डेडिकेटेड है। आप देखिए, हम्म। अब इसके बाद होता क्या है? मेरे फादर और मेरा भाई बाइक को फिर स्टार्ट करते हैं और बाइक एक हॉस्पिटल के दूसरे कोने में जाते हैं, जहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ पर आपको टेस्ट होगा। ये लोग वहां पहुंचते हैं तो उनका कहना है कि टेस्ट टेस्ट यहाँ नहीं होता। यानी हम्म। मेरे फादर और मेरा जो भाई है वो उस वक्त कोविड पॉजिटिव थे। ये बात बाद में डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट है, जो 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 उन्होंने जो टेस्ट कराए बाद में, उसमें वो पॉजिटिव आए। यानी अगर वो उस वक्त वो चीज पता लगती तो शायद मेरे फादर और मेरे भाई अब तक, और मुझे लगता है कि वो थोड़े सही हालात में होते। खैर उसके बाद वो लोग घर पे आए। घर पे जिस दौर में वो घर पे आए थे, फिर मैंने को दोबारा पीसीएम दी। मैंने कहा टेस्ट मैं बेस्ट ट्राई करता हूँ। मैंने डॉक्टर लाल पात को बुक किया। नियम के हम्म। अनुसार डॉक्टर लाल पात ने कहा आप कहीं से लिखवा लीजिए। मैं हम्म। और इसी दौरान क्या हो रहा था कि मेरी वाइफ की तबीयत अचानक से खराब हो रही थी। उनको बुखार आ हम्म। रहा था और ये बहुत खतरनाक था। मेरा मेरा एक बेटा है जो फीड करता है, जो अपनी माँ का दूध पीता है। तो मैंने कहा कि आप चलो। उस वक्त टाइम हो रहा होगा 10:45 के आसपास रात को। मैं और मेरी वाइफ बाइक पर गए। हमने वही प्रोसेस फॉलो किया जो पहले था। हम फिर वहीं पहुंचे, लेकिन मुझे पता था वहाँ पॉजिटिव वार्ड, जो कोरोना पॉजिटिव का वार्ड हम्म। है। मैंने कहा ये वही वार्ड है? तूने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा यहाँ कुछ नहीं होगा, आप यहाँ से चले जाइए। आप एक पीछे वही सेम प्रोसेस। मैं वहां पहुंचा। वहां पर 8 लोग खड़े थे रात को 10:45 पे। हम वहाँ काफी देर तक खड़े रहे। मुझे ओपीडी के पर्ची के लिए उन्होंने रोका हुआ था। फिर मैंने अपना पर्चा बनवाया। मुझे बोला गया कि आप मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि सांस लेने में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं भी संक्रमित हूँ। तो हम्म। इसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं भी चलता हूँ आपके साथ में अंदर, डॉक्टर से मैं बात कर लूंगा, आपको अगर तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो बुखार में थी। मुझे वहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि नहीं, आप रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते, ये आपके लिए संभव नहीं है और ये हमारे जो नियम के अनुसार नहीं है। ठीक है। हम्म। खैर मेरी वाइफ हो गई और उन्होंने डॉक्टर को समझाया। डॉक्टर बिल्कुल ने बताया कि आपके घर में कोई है, कोई जाता है बाहर। वो जो तमाम जो सवाल जो उनको सिखाए गए थे, उन्होंने मुझसे सवाल पूछे और उन्होंने कहा ये दवाइयां हैं, आप ये करा लीजिए। तो मेरी वाइफ ने बोला कि सर, मेरे जो फादर इन लॉ है और जो मेरे देवर हैं, उनकी भी तबीयत खराब है, उनका भी आपने कोविड टेस्ट नहीं किया हम्म। और आप मेरा भी नहीं कर रहे हैं। मेरे छोटे 2 बच्चों पर तरस खाई है। और जो मेरी वाइफ है हम्म। वो पहले वो भी एक नेशनल चैनल में जॉब करती है, अभी फिलहाल नहीं कर रही बिकॉज ऑफ मैटरनिटी लीव। ठीक है। हम्म। तो अब होता क्या है कि डॉक्टर ने कहा हमारी कुछ क्रेडिबिलिटी है, हम आपको बाहर के टेस्ट लिखेंगे नहीं और हमारे यहाँ अभी संभव है नहीं। ठीक है। हम्म। इंतजार कीजिए, एक बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको उससे गुजरना होगा। पहले फादर इन लॉ का टेस्ट का रिपोर्ट आने दीजिए। आपने टेस्ट कहाँ से कराया? हमने कहा आपने तो कराया नहीं, हमने बाहर कहीं किसी से रिक्वेस्ट करके बाहर से कराया है। मैंने कहा एक काम कीजिए, आप हमारा भी लिख दीजिए। मेरी वाइफ ने बोला कि आप हमारा भी टेस्ट लिख दीजिए। उन्होंने कहा देखिए हम टेस्ट नहीं लिखेंगे आपको बाहर से। क्यों? तो मेरी वाइफ ने बोला क्यों? उनका कहना है कि ये हमारी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है कि जी। आप मैं हम लोग क्या जवाब देंगे। आप इस पूरे सिनेरियो को एक बार बाहर से देखिए। यानी हम्म। आप आज की तारीख में उस जब सिनेरियो को देखता हूँ तो मेरे फादर भी पॉजिटिव थे, मेरा भाई भी पॉजिटिव था, मेरी वाइफ की हालत सही नहीं है। यानी मैं उनको इस वक्त अब ग्रीन कोरोना जोन में मानता हूँ, यानी वो पॉजिटिव हैं। क्योंकि उनके अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके हम वहां से वापस आ गए। कुल मिला के निष्कर्ष ये था, उन्होंने कुछ दवाइयां लिखी और कहा कि हम टेस्ट नहीं कर हम्म। सकते, संभव नहीं है। हम वापस आए। वो जो दवाइयां उन्होंने दी थी, हमने दवाइयां ली। मैंने कहा सर कि उनकी सूंघने की और स्वाद लेने की जो टेस्ट बड्स होते हैं, उनकी क्षमता पर असर पड़ रहा है। उन्होंने अब उसको सूंघना बंद कर दिया है। यानी स्मेल जो पावर होती है आपकी, वो खत्म हो रही है। हम्म। आपकी एक इंद्रियां यानी अपने हम्म। से काम करना शुरू किया है। और ये जी। जो हमने पढ़ा है, जितना हमने सीखा, वो यही था कि ये तभी होता है जब कोरोना आपको इफेक्ट करता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस पूरे केस में मेरे 2 बच्चे भी हैं जो हम्म। मदर के साथ है, जिसमें एक बच्चा, उसकी जो उम्र है वो वो कुल 9 माँ महीने पे डिपेंडेंट है फीड के लिए। क्या जी। यानी हम्म। यानी उनको 9 महीने हुए हैं। ठीक है।
फाइनली ये हुआ, हम जीटीवी से निराश और हताश होकर वापस अपने घर पे आए। घर पे आने के बाद हमारा पूरा परिवार बहुत चिंतित था इस बात को लेकर। मैंने तमाम जितने भी लोग थे उनको बारी-बारी से बात की। मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप हमारा टेस्ट लिख दीजिए, बस हम बाहर करा लेंगे। मैंने बहुत मतलब बहुत रास्ते निकाले, लेकिन सारे रास्ते बंद थे। हमें बताया गया कि लैब पर बहुत बहुत वो है, प्रभाव है। दिल्ली सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है, इसलिए टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा टेस्ट को कैंसिल करते वक़्त कि हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है टेस्ट रोकने के अलावा। फाइनल डिसीजन ये था कि टेस्ट हमारा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ट्वीट किया केजरीवाल साहब को, हर्षवर्धन को और जो सचिन जैन को किया मैंने, केजरीवाल साहब को किया। मतलब जितने भी तमाम अधिकारियों को मैं मुझे पता है कि ये पोस्ट पर हैं, जिनका दायित्व बनता है, जिनके पास पावर है। मैंने कहा कि मैं आपका एक नागरिक हूँ, ठीक है? और बतौर नागरिक मेरे कुछ हक हैं, मुझे ये सुविधाएँ दीजिए, मेरे परिवार को आपकी ज़रूरत है। और मैंने फाइनल जब मैंने देखा मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे फेसबुक लाइव करना पड़ा। मैंने तमाम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और मेरे दोस्तों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में मेरे उस वीडियो को लगाया जिसमें मैं प्रार्थना कर रहा था आप सब लोगों से कि जितने भी मीडिया संस्थान हैं, वो इस बात को शेयर करें कि आप देखिए ये किसके साथ हो रहा है। मेरी क्या गलती थी किसी चीज़ को लेकर? मतलब ये था कि इसी बीच क्या हुआ, मेरे फादर और मेरे भाई को मतलब एक जीवन दान मिला। आप ये समझिए कि मुझे ये सब कुछ सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए मुझे एक मिले। हेलो, जी, हाँ जी। मुझे एक शख्स मिले हैं जो डब्ल्यूएचओ के एक अधिकारी हैं जो शाहदरा ज़ोन के लिए काम करते हैं। वो किसी के रेफरेंस से पता लगा। मेरी उनसे बात हुई। सलीम नाम है उनका। मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं एक आम आदमी हूँ। आप बस ये समझिए कि मुझे अपने बच्चों को बचाना है। मेरे परिवार में मेरे भाई को ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। मेरे फादर की जो उम्र है वो ज़्यादा है। तो सब तो चीज़ें हमारे फिलहाल आपके भाई और फादर घर पे हैं या एडमिट हैं? नहीं, मेरे फादर और मेरे भाई सब घर पे हैं। हमने अपने घर को ही मतलब एज़ पर जो दिल्ली सरकार के निर्णय के अनुसार हमने उनको ग्राउंड फ्लोर और सबसे अपर फ्लोर पे उनको दे दिया है। वो वहीं रहते हैं। मैं और मेरी वाइफ हैं, वो अलग रूम में हैं। हम लोगों ने 3 भागों में अपने घर को बाँट दिया है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे मेरे फादर रहते हैं, उसके ऊपर मेरी वाइफ रहती है, उसके ऊपर मेरे भाई रहते हैं और मदर और मैं हम एक पे रहते हैं। तो हम लोगों ने मतलब हमारा टेस्ट हुआ मेरे फादर का, यानी मेरे पिताजी का और मेरे भाई का टेस्ट पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद मैंने अपनी वाइफ के लिए बात की। तो वही सब चीज़ें कि दिल्ली सरकार का कहना था कि ये टेस्ट संभव नहीं है। जीटीबी में वही हालत है, उन्होंने टेस्ट नहीं किया। फिर मैंने सलीम साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा सर आपसे एक बार फिर से मेरी अनुरोध है। ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। जिन नेगेटिव की बजाय रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। क्योंकि सब कुछ आपके मतलब आप जो सोचते हैं उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा था। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि देखते हैं क्या होगा। हम लोग सिर्फ मतलब फिंगर क्रॉस करके बैठे थे कि क्या होगा। उन्होंने मुझे फाइनल सलीम जी ने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन आप ना मान के चलिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद उनका आधे घंटे बाद फ़ोन आया कि आप आ जाइए नियर एक कड़कड़नुमा के पास में उनका कोई है, उनका वो लगा हुआ था, कैंप लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को देखिए अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से समझिए मेरी कहानी को। क्या होता है कि मैं ओला कैब कर नहीं सकता, हमारी गली पूरी खुदी हुई है दिल्ली सरकार की तरफ से, ठीक है? मैं ओला कैब कर नहीं सकता क्योंकि इससे वो ड्राइवर की ज़िंदगी को खतरा होगा क्योंकि ये मैं खतरे मान में के चलता हूँ आएगी। हम सब लोग पॉजिटिव हैं। लेकिन होता क्या है कि मैं एक जुगाड़ के थ्रू मतलब एक रेफरेंस के थ्रू, एक रिक्वेस्ट के थ्रू, प्रार्थना के थ्रू मैं टेस्ट के लिए जा रहा हूँ। मैं किससे बोलूँ कि मुझे वहाँ छोड़ के आएँ? मैं उनसे बोल नहीं सकता। मैंने क्या किया, मैंने अपनी बाइक निकाली, अपनी बाइक पे अपनी मदर को बिठाया। मैं उनको यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर उनको लेके वहाँ कड़कड़नुमा गया। वहाँ उनको छोड़ के आया धूप में। वो धूप में वहाँ खड़ी रहीं। फिर मैं यहाँ पर आया, अपनी वाइफ को बिठाया, अपने 9 महीने के बच्चे को बिठाया, अपने 3 साल के बच्चे को बिठाया बाइक पे और फिर उनको मैं वहाँ पर लेके गया। वो पूरी व्यवस्था जो है वो आपको मानसिक रूप से झकझोर देती है जब जब मेरे ऊपर ये चीज़ बीत रही थी। ख़ैर मैं वहाँ पर जब लेके पहुँचा तो वहाँ छोटी-मोटी वहाँ लाइन थी, 15-20 लोग थे। ख़ैर मैं वहाँ पर लाइन में लगा और मेरा टेस्ट हुआ, लेकिन मुझे वहाँ पर बोला गया कि हम सिर्फ़ आपको 3 टेस्ट की अवेलेबिलिटी देंगे क्योंकि हमारे पास किट नहीं है, हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यानी मेरे बच्चे का अब टेस्ट नहीं होगा, कुल मिला के ये है। मैंने वहाँ पर डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने सलीम साहब को फ़ोन किया, उनका कहना है कि अभी आप 3 करा लीजिए, बाद में हम आपके लिए करेंगे, कोई बात नहीं। ख़ैर वो उस वक़्त
को देखते हुए एक सही डिसीजन था, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा सीरियस केसेस वहां पर आ रहे थे, वहां एम्बुलेंस में लोग उतर रहे थे और टेस्ट कराने आ रहे थे। टेस्ट हुआ, और ये बात कल की है। कल मेरा और मेरी वाइफ का, मेरी मदर का टेस्ट हुआ, और घर आने के बाद मेरे भाई की थोड़ी तबीयत खराब हुई, मैंने उनको गर्म पानी दिया, वो खैर वो बात की बात है। इसी बीच में क्या हुआ, आप ये देखिए कि दिल्ली सरकार ने मेरे लिए मेरे साथ क्या किया। मेरे फादर और भाई को पॉजिटिव आए 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन बाद हमारे पास, हमारे घर के सामने एक ऑटो आके उतरता है, खड़ा होता है, वहां से दो ऑटो चलती हैं, मतलब या वो कहना होगा वो कोई किसी एनजीओ से आई थी जो दिल्ली सरकार के लिए काम करती है। उन्होंने कहा घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है। एहतियातन रूप से बाहर एक स्टिकर लगा दिया गया। मैंने कहा दवाइयां दे दीजिए। उन्होंने बोला ये हमारा काम नहीं है। मैंने बोला आप किस लिए आई हैं? कह रही आप इस पर साइन कर दीजिए, ठीक है। हमने साइन किए। साइन करने के बाद उन्होंने कहा कि आप घर से बाहर मत निकलिएगा, और होपफुली आपको जल्दी फोन आएगा। ये बात कल की है। मेरे फादर के पास अब से 15 मिनट पहले एक डॉक्टर का फोन आया है। उन्होंने कहा ये 3 दवाइयां हैं, ये आप खा लीजिए, ठीक है। ये पूरी चीज है, ये पूरा जो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ये बीते 5 दिन कि हमारे पूरे परिवार ने अपनी जिंदगी और मौत के बीच अभी हम झूल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमें ना तो मैं कोई डॉक्टर देखने के लिए आया। हमने टेस्ट कैसे किए मैंने आपको बताया। मैं आभारी हूँ उन जी, WHO के उन अधिकारियों का जिन्होंने मेरा साथ दिया उस दौर में। जिनके कारण ये और वो, टेस्ट हो पाए। जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं कि जो इस पूरे बुरे दौर में एक नायक के रूप में मैडम ये उभरे हैं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, और वो हर आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं जो उनको मिलते हैं। तो बहुत जरूरी है मैडम जी, कि ये, आशीष, मैं बस एक चीज और जानना चाह रही थी कि जैसा कि आपने बताया आपके फादर की उम्र मतलब ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी वो घर पे ही एक आइसोलेशन में रह रहे हैं, दवाइयां वगैरह जो है उनको प्रोवाइड करा दी गई हैं। लेकिन क्योंकि अभी आपको शक है कि आपका पूरा परिवार ही जो है, 2 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है और बाकी तीनों में आप बता रहे हैं कि आपको लग रहा है आप और आपकी वाइफ भी अब संक्रमित हैं, 2 बच्चों का टेस्ट अभी नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या जो लोग एनजीओ से आए थे उन्होंने ये बताया कि घर की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उसके लिए भी वो कौन प्रोवाइड करेगा? क्योंकि आप लोगों को घर से निकलने के लिए हिदायतन मना किया गया है। तो देखिए उसके इसी लिए में, कोई सपोर्ट सिस्टम है या नहीं है? जी सिस्टर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपको हमारी जो पूरी स्टेट के बाद मैं आपको अपनी गली का एक शॉट दूंगा, जिसमें दिल्ली सरकार के मजदूर जो उनके अपने एक ठेकेदार की प्रथा के तहत काम करते हैं, वो गलियों को खोद रहे हैं, हमारी गली को, यानी मेरे घर के सामने। मैंने उनको मना किया ये घर एक कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है, आप दूर रहिए, आपको कुछ भी हो सकता है। वो नहीं माने, वो मैं इनको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं। रही बात, आप ये बताइए मुझे, जो मेरा बच्चा है जो 3 साल का है, वो दूध पीता है, मैं किसको बोलूं कि आप दूध लेके आइए? मैं दूध किसको बोलूं आप जी, नाश्ते कीजिए? ठीक है, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों, क्योंकि जब मैं ट्वीट कर रहा था केजरीवाल साहब को, मैं दिल्ली पुलिस को भी मैं टैग कर रहा था। सब कुछ हुँ, होने के बाद भी तो मुझे जो पता लगा, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये सबको बताई जाती हैं, सबको शेयर की जाती हैं, WHO के साथ भी शेयर की जाती हैं, भारत सरकार के साथ भी, और दिल्ली सरकार के साथ भी साझा की जाती हैं। ये हुँ, कर्तव्य किसका है कि हमारी गली को सील किया जाएगा? ये कर्तव्य किसका है? ये किसी का तो डिसीजन होना चाहिए था कि अब मेरा घर जो है टोटली कोरोना जोन है अभी फिलहाल। मेरी वाइफ जो है वो सस्पेक्टेड है, और वो बहुत हाईली सस्पेक्टेड है। आप देखिए कि उनकी क्षमताओं पर कितना असर पड़ रहा है। मेरे छोटे बच्चों जी, के बारे में सोचिए, जो जो अभी जो फीड करते हैं, जो अभी पूरी तरह से डिपेंडेंट है जी। अपनी माँ के ऊपर। आशीष, मैं बस एक एक आखिरी सवाल आपसे छोटा-सा चाहती हूँ कि बहुत सारे मीडिया संस्थानों में भी बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉज़िटिव निकल रहे हैं। आप जिस तरह से जैसा कि मैंने आपके सोशल मीडिया से देखा, आप न्यूज़ नेशन में जर्नलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। तो फिलहाल मैं जैसा समझती हूँ आप नहीं जा रहे होंगे आफ्टर आपके फादर और ब्रदर पॉज़िटिव निकले। लेकिन क्या मीडिया संस्थानों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनका कोई एक सपोर्ट सिस्टम जो अपने पत्रकारों के लिए, जिनको कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है, जो सड़कों पे इस समय पे ऐसी खबर ला रहे हैं, आप क्या लगता है कि मीडिया संस्थान पत्रकारों के साथ आप अपनी कहानी के ज़रिए भी इसका जवाब दे सकते हैं? क्या किसी तरह का सपोर्ट सिस्टम मिला है? देखिए, ये जो जितने भी संस्थान हैं, ये सब निर्भर हैं पूरी तरीके से, बेसिकली एक प्रॉफिट का एक मॉडल है। जो हुँ, इंस्टीट्यूशन जितना बड़ा है, उसने अपने अपने लोगों के लिए उतना बेहतर किया है। मेरे पास कल ऑफिस से तमाम फ़ोन आए कि हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ साथ खड़े हैं। जी, मैं हुँ, बहुत सारे सवालों का जवाब शायद इसलिए देना नहीं चाहता कि उसके पीछे बहुत सारी संभावनाएँ होंगी। लेकिन बात जी, सच तो सिर्फ़ इतनी है कि मेरा परिवार फ़िलहाल अभी संकट में है, और जी, अभी मेरे भाई को तकलीफ़ हो रही है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा साँस लेने हुँ, में थोड़ा तकलीफ है, क्योंकि मुझे इस वक़्त ये देखिए, कुल मिला के निष्कर्ष ये है मैडम कि अभी तक हमारे 2 बच्चों का टेस्ट नहीं हुआ है, नहीं और हुआ है। इस पूरे पूरे फ़ेज़ में आप देखिए हमारी गली खुली हुई है।
ठीक है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब्जी वाले, दूध वाले सब आ रहे हैं, बट ना अभी तक हमारी गली को सील नहीं किया गया है। और मेरे फादर की स्थिति जो है, वो उनकी उम्र है, लेकिन वो फिलहाल अभी वो ठीक है। मेरी वाइफ अभी अभी सो रही हैं, लेकिन बट वो ठीक नहीं है। जी। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी कहानी को समझाने के लिए। इस कहानी से बहुत सारे सवाल उठते हैं। दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दावे हैं या फिर जो प्रशासन को लेकर के दावे हैं कि कोविड-19 की सिचुएशंस को कैसे मैनेज किया जा रहा है, और लगातार दिल्ली में खास तौर पे मामलों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए और इस कहानी में के जरिए इन सारे सवालों को, इन सारे लूप होल्स को सामने लाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।